चलो जी करें स्टार्ट। चलो भाई देखो अपन का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आपको मैंने कल बनवाया था लास्ट क्लास के अंदर ये ऐसे, तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी है ना, रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की एनर्जी से यहां तक की जो एनर्जी है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन यदि एनर्जी रिलीज हो रही है ऐसे, तो यहां से जो एनर्जी आती है डेल्टा एच, इस पूरी एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। यही है, यहां तक कोई परेशानी? अगर किसी रिएक्टेंट को रिएक्शन करना है तो कम से कम मिनिमम एनर्जी तो उसके पास होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यदि मिनिमम एनर्जी है तभी टक्कर कर पाएगा वो। अगर आपको 5-7 दिन से भूखा रखा जाए और आपको कहा जाए कि दौड़ लगाओ भाई, तो आप कहोगे सर हमारी हालत तो एक दिन में गड़बड़ हो जाती है, 5-7 दिन के बाद तो मरने की स्थिति में आएगा आदमी, तो दौड़ लगा सकता है क्या? नहीं। दूसरा, जो मिनिमम एनर्जी है रिएक्टेंट की रिएक्शन करने के लिए उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन अपन कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और प्रोवाइड कर दें ताकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बन जाए, उसे क्या बोलेंगे अपन? एक्टिवेशन एनर्जी। यही है दो वर्ड। तो आपको थ्रेशोल्ड का मतलब है मिनिमम, और उसमें एक्टिवेशन में क्या लिखोगे? एक्स्ट्रा। मिनिमम होनी चाहिए फिर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। आगे बात समझ में? अब लास्ट 10 टॉपिक बचा हुआ है इसके अंदर, वो अपन पढ़ लेंगे। पढ़ाने को तो केमिकल काइनेटिक्स और अभी अपन 2-4 दिन और पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर कंसंट्रेशन वाले। किसके आते हैं? कंसंट्रेशन वाले। लेकिन अपन उनकी बात करेंगे नहीं अभी, वो मैं रिवीजन में जैसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। आगे बात समझ में? तो हेडिंग डालो क्या? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड के अंदर ही आती है एक्टिवेशन। चलो लिखो, कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत। अब आप एक चीज मेरे को बताओगे, बात नहीं करनी है, आप एक चीज बताओ मेरे को। यदि अपन ने बेटा एक कंटेनर लिया, क्या लिया? कंटेनर लिया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर गैसियस पार्टिकल डाल दिए। कौन डाल दिए? गैसियस पार्टिकल डाल दिए। चलो डाल दिए। अब गैसियस जो पार्टिकल होते हैं उनमें मूवमेंट होता है कि नहीं होता? बोलो, मूवमेंट होगा।
और मूवमेंट होगा तो ये ऐसे टकराएगा, 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 टकराएगा कि नहीं टकराएगा। अब यदि इनके अंदर थ्रेशोल्ड एनर्जी बिल्कुल नहीं है, जीरो है मामला, तो क्या टक्कर होगी? बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ही नहीं तो क्या टक्कर होगी? क्या नहीं। तो सबसे पहले तो यदि अगर कोलिजन करवाना है, टक्कर करवानी है, तो सबसे पहले तो भैया थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट के पास होना बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में। दूसरा होता है ओरिएंटेशन। क्या होता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप जब भी मॉलिक्यूल आपस में सही तरीके से अरेंज होंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, तभी इफेक्टिव कोलिजन होगा। अर्थात हर कोलिजन के बाद में प्रोडक्ट बने ऐसा संभव है नहीं है। ऐसा होता है क्या? अगर अपन चाहे कितना ही टक्कर लगा लें, अभी दीवार पे आप धक्का लगा रहे हो, धक्का लगाए जा रहे हो, तो धक्का तो आप हो जाने लगा रहे हो इसमें, क्या ये दीवार सरक रही है आपसे? और एक दिन अगर आप बढ़िया तरीके से धक्का लगा दो इसके अंदर, और धक्का लगा के आपने दीवार को गिरा दिया, अब दीवार को अगर आपने गिरा दिया तो कोलिजन क्या हो गई? इफेक्टिव हो गई कि नहीं हो गई? मतलब जो आप चाह रहे थे वो काम हो जाए तो चीज इफेक्टिव है, और नहीं तो फिर कोई चीज इफेक्टिव है ही नहीं। आगे बात समझ में। तो कोलिजन थ्योरी के लिए जितने भी पार्टिकल हैं उनमें मिनिमम एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, और दूसरा बात है ओरिएंटेशन का। अर्थात पार्टिकल का ओरिएंटेशन भी क्या होना चाहिए? सिस्टमेटिक होना चाहिए, तभी इफेक्टिव कोलिजन होगी। नहीं तो मॉलिक्यूल चाहे कितना ही धक्का लगा लें, रिएक्टेंट चाहे कितना ही रिएक्शन कर लें, कभी भी कोलिजन होगा ही नहीं। कोलिजन तो हो सकता है, बढ़ जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा ही बने ऐसा संभव है नहीं है। आगे बात समझ में। चलो तो लिखो लिखो, इसके अंदर थ्योरी है ये, लिखिएगा। गिवन बाई मैक्स ट्रॉर्च एंड विलियम लुइस इन 1916 में किसने दी थी ये? लिखो, यह सिद्धांत मैक्स ट्रॉर्जी बोलेंगे क्या इसको? मैक्स ट्रॉर्च और विलियम लुइस ने 1916 में दिया। लिखो, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। यह गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित होता है। यह गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे बात समझ में। अब लिखो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। कहना क्या चाह रही है ये? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पहले ये कर लो बेटा, फिर कर लेंगे अपन। ये पेपर लगा था, हाँ करवा देंगे सॉल्व इसको। एक बार आप ये लिखो पहले, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the reactant molecules are assumed to be solid sphere। देखो, वैसे तो टक्कर जो होती है ना बेटा, वो गैसियस में होती है, गैसियस पार्टिकल में होती है, लेकिन कोलिजन थ्योरी के अंदर जो पार्टिकल रिएक्टेंट के जो रिएक्शन करेंगे ना, उनको अज्यूम क्या किया गया था? सॉलिड स्फीयर के रूप में अज्यूम किया गया था। यही सबसे बड़ी कमी निकल के आई बाद में इसकी, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल कभी भी ज्यादा टक्कर कर ही नहीं पाते। ठीक है, ये लोहे की रखी हुई है, ये इसके पास कोई आएगा तभी टक्कर कर पाएगी, ये इससे कोई आकर के भिड़ेगा तभी, बाकी ये तो कहीं जाने नहीं भिड़ने के लिए। आपने भी देखा होगा, कभी भी आदमी जब ट्रेन से कटता है तो सरकार पैसा नहीं देती, और यदि बस से मरता है आदमी तो बस से पैसे मिलते हैं। ठीक है, क्यों मिलते हैं बस से पैसे?
क्योंकि बस कहाँ चलती है, सिटी के अंदर, और ट्रेन का रास्ता तो अलग ही है, सबसे बाहर है। वहां तो आदमी जबरदस्ती जाएगा तो मरेगा ट्रेन के वहां तो। बाकी ट्रेन उस किसी के घर में आ रही है कि मारने, उसका तो रास्ता फिक्स है। अगर उसके रास्ते में तुम आ रहे हो तो मारे जाओगे। तो भैया जो भी सॉलिड पार्टिकल है, कहने का मतलब ये मेरा, सॉलिड पार्टिकल है, तो सॉलिड पार्टिकल के पास अगर मैं इस टेबल से आकर के टकरा रहा हूं, तो मैं आगे टकरा रहा हूं इससे, ये मेरे से पास थोड़ी नहीं टकराने। तो सबसे बड़ी कमी भी यही निकल के आई इसकी लास्ट में, कि इन्होंने जो पार्टिकल माने थे वो क्या माने थे, सॉलिड। आगे बात समझ में, लिखो सॉलिड स्फीयर एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड, हाँ, एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड to occur when molecules collide with each other लिखो भैया, तुम लिख लो अब। इस थ्योरी के अनुसार अभिकारक को ठोस गोला माना गया। ठोस गोला माना गया। ठोस गोला माना गया। ठोस गोला माना गया एवं अभिक्रिया अभिकारक के अणुओं के मध्य संघट्ट के कारण होती है। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, संघट्ट के कारण होती है, लिख लिया। अब हेडिंग डालो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। हेडिंग डालो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। संघट्ट आवृत्ति जिसे डिनोट करते हैं बेटा जेड से। किससे करते हैं, जेड से। लिखो द नंबर ऑफ एक मिनट आ रहा हूं, पढ़ लो, बैठ जाओ। चलो भाई, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसकी बात कर रहे हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की। मतलब रिएक्शन मिक्सर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्शंस करेंगे उसे क्या कहेंगे अपन,
कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। लिखो आप, लिखो देखो, अभिक्रिया मिश्रण के अभिक्रिया मिश्रण के अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्ट की आवृत्ति कहते हैं। संघट्ट की आवृत्ति कहते हैं। आगे बात समझ में? मतलब कहने का मतलब क्या हो गया भैया? द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सर इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। किससे नोट करते हैं इसको? जेड से। किससे नोट करते हैं? जेड से। अब मैंने कहा कि मैंने एक रिएक्शन ली है ए प्लस बी और इससे बन रहा है भैया प्रोडक्ट। क्या बन रहा है जी? प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब यदि मुझे इसका रेट लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े? रेट। तो रेट कैसे लिखूंगा बताओ? जेड ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसका रेट कैसे लिखूंगा? जब कॉलिजन की बात करेंगे तो जेड ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब जेड क्या है यहाँ बताओ, बोलो? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो लिख लेंगे जेड इक्वल टू है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स बना लो। और जेड कहाँ लिखोगे? ए और बी के लिए। किसके लिए लिखोगे? ए और बी के लिए। ठीक है, क्या हो गया? द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सर इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बना लो ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, संघट्ट आवृत्ति और अभिकारक की संघट्ट आवृत्ति। अब आप देखोगे तो भैया ये क्या है फिर? ई ए की पावर ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये क्या है? तो ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with energies equal to or greater than EA एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी लिखो। EA के बराबर अथवा ज्यादा, EA के बराबर, EA का मतलब सक्रियण ऊर्जा, EA के बराबर अथवा इससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं के अंश को प्रदर्शित करता है। आगे बात समझ में? बोलो, यहां तक कोई परेशानी? अब यदि आपको इफेक्टिव कोलिजन करवाना है तो उसके लिए दो कंडीशंस होनी जरूरी है।
कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन। एक तो कम से कम रिएक्टेंट के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए और दूसरा ओरिएंटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओरिएंटेशन। तो लिखो 4 इफेक्टिव कंडीशन, 4 इफेक्टिव कोलिजन, 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 2 conditions, 2 conditions, 2 conditions must be satisfied, must be satisfied at a time, लिखो प्रभावी टक्कर के लिए 2 शर्तों का होना बहुत जरूरी है। प्रभावी टक्कर के लिए 2 शर्तों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी भैया? पहली है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स must possess minimum energy, must possess minimum energy, और जिसका नाम ही क्या है भैया? थ्रीशोल्ड एनर्जी। आगे बात समझ में। और दूसरा लिखो प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन बोल दो या फिर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बोल दो। कोलिजन लिख लो भैया। देखो अभिकारक के अणुओं के मध्य न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, एवं सही विन्यास होना चाहिए, सही अभिविन्यास होना चाहिए। अब देखो भैया, रिएक्टिव मॉलिक्यूल मस्ट पजेज मिनिमम एनर्जी कौन सी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए? बोलो। काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो करवाती है मोशन। पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ बैठे हो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन मैं खड़ा हूं तो मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है, और मैं चल रहा हूं तो मेरे अंदर कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। आगे बात समझ में। तो जो ये एनर्जी की बात कर रहा है भैया, ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। बोलो कोई परेशानी यहां तक? अब लिखो इफेक्टिव कोलिजन में होता क्या है। अपन ने लिखा कि इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। तो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है भैया कि रिएक्टेंट के बॉन्ड तो टूटने चाहिए और प्रोडक्ट के बॉन्ड क्या होने चाहिए? बनने चाहिए। अर्थात जब भी कोई रिएक्शन होती है तो आप भी जानते हो रिएक्टेंट अपने बॉन्डों को ब्रेक करता है और प्रोडक्ट के साथ में अपने नए बॉन्ड बनाता है। आगे बात समझ में। तभी क्या हो पाता है बताओ? इफेक्टिव कोलिजन। तो एक डालो इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है। ये जो मैं वर्ड लिखा रहा हूं ना, एक एक यही डेफिनेशन के रूप में आते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? तो लिखो प्रभावी टक्कर क्या हो गई? इफेक्टिव कोलिजन, और इफेक्टिव कोलिजन का नाम होता है भैया प्रभावी टक्कर। चाहे इंसान कितना ही जोर लगा ले, और जब तक इफेक्टिव टक्कर नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। आगे बात समझ में। तो मतलब कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट तो रिएक्शन रोजाना ही करते हैं, लेकिन जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए तभी प्रभावी टक्कर है, और अगर नहीं होता है तो प्रभावी टक्कर है ही नहीं। पढ़ तो आप सभी रहे हो, बढ़िया परसेंट के साथ पास हो जाते हो, तो वो प्रभावी पढ़ाई है। इफेक्टिव क्या है? स्टडी है। नहीं तो पढ़ने को तो दिए पढ़ रही रोजाना है, नहीं है? तो इफेक्टिव है क्या नॉन इफेक्टिव है? बोलो। इफेक्टिव नहीं है, मतलब आप चाहे कितना ही पढ़ रहे हो और रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो इफेक्टिव नहीं है। इसके अनुसार जीवन में तो है।
ठीक है, काफी लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी नहीं लगे तो कोई काम के नहीं हो, लेकिन जब तक भाई प्राइवेट बच्चों को नहीं पढ़ाओगे जब तक सरकारी टीचर भी प्राइवेट टीचरों से पढ़वा रहे अपने बच्चों को, है नहीं है। अगर सरकारी टीचर ही सब कुछ होता जीवन में, ये मान के चलो कि सरकारी जो लग गया वही सब कुछ होता, तो फिर सरकारी टीचर अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पा रहा, वो प्राइवेट वाले पे क्यों विश्वास कर रहा है। तो मतलब एजुकेशन तो सभी जगह काम आती है, प्राइवेट हो या सरकारी। अब आप जितने कोचिंग सेक्टर में टीचर पढ़ा रहे हैं वो सरकारी हैं सभी, लेकिन वो हर साल डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे नए नए। तो अपना मतलब है कि जब तक अपन की जो इफेक्टिव पढ़ाई है, इफेक्टिव का मतलब है जो आपने पढ़ा है उसका यूज आप कर रहे हो जीवन में, तो इफेक्टिव स्टडी है। अब आप ये थोड़ी सरकारी नौकरी लग के करोगे उसको तो कहीं कर लो भाई, ठीक है। अब मैं यदि सरकारी नहीं लगा और मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं तो क्या मैंने इफेक्टिव पढ़ाई नहीं की, बोलो। इफेक्टिव है तभी तो पढ़ा पा रहे हैं, अगर इफेक्टिव नहीं होते कहां से पढ़ाते। तो केमिस्ट्री भी यही कहती है कि जब भी कोलिजन होगा और कोलिजन के अंदर जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो इफेक्टिव कोलिजन है, और यदि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इफेक्टिव कोलिजन है ही नहीं। आगे बात समझ में, चलो तो लिखो, बॉन्ड्स ब्रेकिंग between reacting species and bond formation और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लिखो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि नए बॉन्ड बनेंगे ना। इसको थोड़ा आगे कर देता हूं, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। देखो भैया, अभिकारक के बंधों का टूटना एवं उत्पाद में नए बंधों का बनना प्रभावी संघट्ट कहलाता है। अब आप समझेंगे एक बात, ठीक है। अब आप कहोगे सर इफेक्टिव कोलिजन होता क्या है, उसको तो समझाओ, ठीक है। तो आपको मैंने एक रिएक्शन पढ़ाता हूं, क्या इसकी बात करते हैं, रिएक्शन की, एग्जाम्पल की। मैंने कहा CH3Br और इस पर एक न्यूक्लियोफाइल ने आकर के अटैक किया। किसने आकर के अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने आकर के अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके बेटा इससे बनाया CH3OH और बाहर निकाल दिया Br-। क्या निकाल दिया, Br-। ठीक है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं आपको, कैसे रिएक्शन होगी। तो बात करेंगे मैकेनिज्म की। अब आप जानते हो, ये पढ़ के आए हो, आप आए हो कि नहीं आए हो। मैंने कहा बेटा कार्बन, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन लगा लो, ये हाइड्रोजन लगा लो और ये हाइड्रोजन लगा लो। ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, ठीक है। इस पर आकर के OH नेगेटिव को क्या करना है, अटैक करना है। क्या करना है, अटैक करना है। कौन सी मैकेनिज्म है ये, SN2। कौन सी है, SN2, क्योंकि प्राइमरी हैलाइड जब भी काम आएगा तो SN2 और टर्सरी आएगा तो SN1, यही है। अब देखो, अब ये जो अटैक करेगा ये दो तरीके से अटैक कर सकता है। कितने तरीके से कर सकता है, दो तरीके से। एक होता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, और एक वर्ड होता है बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन।
ठीक है, एक होता है इम्प्रॉपर और एक होता है प्रॉपर। अब मेरे को आप बताओगे कि यदि OH, यदि OH जैसे मैंने कहा कार्बन, ये रहा भैया ब्रोमीन, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, और इधर से ही OH अटैक कर दे। कहां से अटैक कर दे? इधर से, इधर से आके इस कार्बन पर अटैक करे, तो ये ब्रोमीन बल्कि ग्रुप है या नहीं है? बड़ा ग्रुप है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन इसको लात मारेगा पीछे की साइड, तो मतलब इनमें रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? तो रिपल्सन होगा। तो बताओ, यहां रिपल्सन होगा तो ब्रोमीन इस OH को आने देगा कार्बन के पास? नहीं आने देगा। ये क्या मारेगा? इसको लात मारेगा, मतलब रिपल करेगा, और रिपेल करेगा तो भैया नो प्रोडक्ट। क्या आएगा? नो प्रोडक्ट। मतलब OH के लक्षण नीचे से रिएक्शन करने के, अगर इसको कार्बन से मिलना था तो ब्रोमीन के दूसरी साइड से आता तो मिल सकता था, लेकिन ये कहां से गया? जब कार्बन के पास ब्रोमीन बैठा था तभी इसने रिएक्शन की जाके वहां, तो इसकी बात बनी ही नहीं। लेकिन दूसरा होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है कि कार्बन के पास में, जैसे भैया कार्बन के पास में ये ब्रोमीन बैठा है, बैठा है, ब्रोमीन बैठा है, उसके बाद में अब जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या किया? ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन अपोजिट साइड से गया। कहां से गया बेटा? अपोजिट साइड से, मतलब जहां ब्रोमीन बैठा था वहां से नहीं गया। कहां से गया? अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड से गया तो ये H, ये H, लेकिन ये लाइन ऐसी नहीं है भैया, जो आपको दिख रही है ना, ये ऐसी नहीं है। मतलब आपको इसके अंदर कौन सी कंडीशन दिख रही है? बोलो। ये बॉन्ड तो बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, मतलब ये बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बन रहा है तो ये है BF बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड टूट रहा है तो ये है BB बॉन्ड ब्रेकिंग। आगे बात समझ में? बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेट में होती है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये क्या बन गई भैया? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। अब मेरे को बताओ, क्या यहां प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई। अब इसने क्या किया? अगली कंडीशन में क्या होगा? ये ब्रोमीन से दूर होना चाहेगा, ब्रोमीन को दूर कर दिया और किसके साथ में बॉन्ड बना लिया? OH के साथ में। तो लो भैया OH, कार्बन, H, 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 और यहां बाहर कौन निकल गया? Br-। तो प्रोडक्ट बन गया क्या? प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? तो प्रोडक्ट जो बना है ये किसका रीजन है? इफेक्टिव कोलिजन का। आगे बात समझ में? तो एनर्जी तो आपके पास चाहे कितनी ही है, लेकिन ओरिएंटेशन सही नहीं है तो भी रिएक्शन होगी ही नहीं। आगे बात समझ में? बनाओ फटाफट। कितना टाइम हो गया? 49। बना लिया? अब देखो, तो फोर इफेक्टिव कोलिजन के लिए अलग से फॉर्मूला दिया गया है। ये फोर इफेक्टिव कोलिजन मतलब प्रभावी टक्कर होगी, तो एक और एडिशन कर दिया इसके अंदर, एक टर्म का और एडिशन कर दिया जिसका नाम रख दिया P। क्या रख दिया? P। तो भैया रेट बराबर P ZAB E की पावर माइनस EA/RT, और P है ना, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। P बराबर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर बना लो। प्रायिकता गुणांक, क्या बोलते हैं इसको? प्रायिकता गुणांक। प्रायिकता गुणांक
10 मिनट और रुको आज। बस 2-5 मिनट। अब सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी, कमी यही है कि इसने भैया रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल्स है ना उनको क्या मान लिया, सॉलिड स्फीयर। सबसे बड़ी कमी है उन्होंने ओरिएंटेशन पे काम किया ही नहीं। लेकिन टक्कर के लिए भैया कम से कम क्या होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए। आगे बात समझ में, बोलो। समझ रहे हो? अगर आप कोई बुक लेके आ गए, कोई बुक उठा के ले आए बाजार से और बस पढ़े ही जा रहे हो पढ़े ही जा रहे हो, पता ही नहीं क्या पढ़ना है, तो मतलब अपना रास्ता क्लियर नहीं है, ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो फिर रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन अपन एक शॉर्ट नोट से लेके आए 1 वीक सीरीज, रात को जैसे बीए वगैरह करते हैं ना, तो रात को लाते हैं बुक को, शाम के टाइम लाते हैं 3-4 बजे करीब, और रात रात को पढ़ते हैं और सुबह लिख के आ जाते हैं। तो मतलब उनका टारगेट, उनके पास एनर्जी तो है जो 2-3 घंटे वो पढ़ लेंगे रात को, और ओरिएंटेशन भी उनका फिक्स है कि अपन को बस इतना ही लिखना है। और अगर वो बड़ी बड़ी बुक ला के पढ़ें और ले दे के पेपर में कुछ नहीं आए और फेल हो जाएं, तो मतलब हमारा क्या सही नहीं है, ओरिएंटेशन सही नहीं है। आगे बात समझ में। ऐसे ही जब भी रिएक्टेंट को रिएक्शन करनी है तो एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन का होना बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में, बोलो भाई। तो हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। फटाफट लिख लो, ये तो सर भी लिखवा देंगे तुम्हें बाद में, मैं बोल रहा हूं वो लिख लो फटाफट। लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी लिखो, एक लिख लो बस, एक ही है बस, 2 मिनट काम है, चैप्टर खत्म होने वाला है। लिखो भैया, इट कंसिडर्ड एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स, संघट्टवाद की कमियां। देखो, इट कंसिडर्ड एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्फीयर and ignore their structural aspects। मतलब ये संरचना से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। कम से कम जब टक्कर करवानी है तो सॉलिड स्फीयर में कभी अभिक्रिया होती ही नहीं है। कम से कम कैसी होती है, गैसियस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया होती है। आगे बात समझ में। और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर भी लागू नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नाम जानते हो, जिनके अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात कर रहे थे, ये ओनली ऑन एप्लीकेबल है सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए। तो लिख लो, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओनली फॉर सिंपल का मतलब सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन। आगे बात समझ में। हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, यहीं आके कंप्लीट। ठीक है, अब कल अपन और थोड़ा बात कर लेंगे इसके ऊपर, जो भी बच्चे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह, और बाकी कल अपन स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी हमारी, मतलब एक बुक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चलो तुमने नहीं लिखा होगा, लिखो तो फटाफट।